नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, चूंकि देवरिया जेल में गुंडई के मामले में आरोप तय हुए हैं और माफिया अतीक और उमर पर आरोप तय हुए हैं। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक जुड़ा था। उमर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। तो कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप था। तो मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। तो माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, क्योंकि देवरिया जेल में गुंडई के मामले में आरोप तय हुए हैं। माफिया अतीक और उमर पे आरोप तय हुए हैं। साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक जुड़ा था और उमर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में सभी आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। तो कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप लगा था। तो इससे पहले भी उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार अतीक अहमद को दिया गया था, सजा सुनाई गई और अब एक और आरोप तय हुआ है। लगातार अतीक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वो अतीक जिसका उत्तर प्रदेश में कभी खौफ हुआ करता था, वो अब खुद खौफ में है और माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ रही हैं, क्योंकि देवरिया जेल में गुंडई के मामले में आरोप तय हुए हैं। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ती हुई, एक मामले में आरोप तय। बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जो है सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में अतीक और उनके जो साथियों को है उनको पेश करना था। हालांकि अशरफ को उनकी तबीयत खराब होने की वजह से पेश नहीं किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और सभी पर आरोप तय कर दिए गए। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को कोर्ट में होनी है। जिस तरीके से लगातार अतीक अहमद हो, उनके सहयोगी हो, अशरफ हो, उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही, चाहे उमेश पाल के हत्या का मामला रहा हो, राजू पाल के किडनैपिंग का मामला रहा हो, हत्या का मामला रहा हो, तमाम मामलों को लेकर लगातार कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है। उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक तमाम जो मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं उन पर अब जो है कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। कोर्ट की तरफ से आरोप तय हो रहे हैं और सजाएं भी सुनाई जा रही हैं। हालांकि इससे पहले अपहरण के मामले में अतीक को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक बार फिर उनको प्रयागराज लाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि जो अतीक की पत्नी है साजिदा, उनको भी पूरी तरीके से उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, तो उनको भी अब जेल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रही थी कि पुलिस अनावश्यक दबाव बना रही है, लेकिन कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ता है। हालांकि ऊपरी अदालत में ये चुनौती दे सकते हैं। देखना होगा कि 21 अप्रैल की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अतीक की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। तो देवरिया जेल में गुंडई के मामले में आरोप तय हुए हैं और माफिया अतीक और उमर पर आरोप तय हुए हैं। तो साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक जुड़ा था और उमर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। शराब नीति मामले में कथित तौर पर आरोप झेल रहे मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाया है। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? अगर हम एक कंपनी में मैनेजर भी रखते हैं तो उसे देखते हैं कि वो शिक्षित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपने भाषणों में ये जिक्र करते रहते हैं कि नाले की गैस से खाना बनाया जा सकता है, इसके अलावा अन्य भाषणों का भी जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया है और ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि क्या इस देश का युवा जो है वो काबिल है और युवा काम करना भी जानता है। लेकिन जिस तरीके से आपके ये बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से आपके ये भाषण है, निश्चित रूप से सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री से अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और गले मिलते हैं और भारी भरकम जो रुपया है वो लेकर जाते हैं और कई कागजों पर साइन करवा लेते हैं। क्या वाकई में प्रदेश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए?
तो निश्चित रूप से आज मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा ये भी कहा है कि करीब 60,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को पिछले कई वर्षों में बंद किया गया है। तो क्या कुछ कारण रहा है, अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ इस पूरे पत्र पर जवाब दिया जाता है। शराब नीति मामले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। दौरा कई मायनों में खास है। जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो भी ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने हों, साथ ही साथ देश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हों। एकनाथ शिंदे उत्तर प्रदेश आएंगे, जहां रात्रि विश्राम वो कल लखनऊ में करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, जहां उनके साथ महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद होंगे। हालांकि इस दौरान बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी के लोग उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वो दर्शन पूजन के बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य को भी देखेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। निश्चित तौर पर यह दौरा बताता है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और भगवान राम के सहारे कहीं न कहीं अपनी राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब नजर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पे है। जी आपको बता दें कि IGRS के पोर्टल पे जन सुनवाई में हिलाहाली करने वाले अफसरों पे अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नजर जमा ली है और माना जा रहा है कि DS मिश्रा जो कि मुख्य सचिव हैं, उन्होंने लेटर देके इन अफसरों को चेतावनी दी है। टॉप 10 परफॉर्मेंस करने वाले और टॉप 10 सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वालों की लिस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब कर ली है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द इन अफसरों पे कार्रवाई कर सकते हैं। लगातार टॉप 10 परफॉर्मेंस करने वाले मंत्रालयों से लेके थाने स्तर से लेके शासन स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तलब की थी, जिसकी सूची मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री 155 देशों के जय होगा राम मंदिर का जलाभिषेक। हालांकि इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व विधायक और स्टडी हॉल के अध्यक्ष डॉक्टर विजय जॉली के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। यानी कि 20 देशों के प्रवासी और भारतीय राजनयिककार और सभी लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को 23 तारीख को आयोजित किया जा रहा है। मणिराम घाट के पास इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह का आगमन होगा। इसके साथ स्वामी रामदेव भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में लगातार प्रवासियों और विदेशों का आना जाना होगा। यानी कि इस बार के जो जलाभिषेक होगा वो लगभग 155 देशों के जल से होने वाला है। ऐसे में राम मंदिर एक बार फिर से चर्चा में विषय बनेगा। 155 देशों के आकांक्षा दुबे 25 वर्षीय भोजपुरी एक्ट्रेस एक्टिंग की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर इस बड़े कद पर पहुंची, एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाई। लेकिन आज उनकी मर्डर मिस्ट्री एक सवालिया निशान बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि परत दर परत खुलासे जरूर हो रहे हैं, लेकिन मिस्ट्री को लेकर अभी भी सवाल किए जा रहे हैं कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या या फिर साजिश। इसको लेकर तमाम जांच की जा रही है। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां आज समर सिंह को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद गाजियाबाद कोर्ट में उसकी पेशी हुई। फिलहाल सीजेएम कोर्ट ने उसे 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और वाराणसी के लिए वाराणसी पुलिस समर सिंह को लेकर रवाना हो गई है। बहरहाल पूरा आपको मामला बताते हैं। मार्च 26 को एक फांसी के फंदे से लटकी हुई आकांक्षा दुबे मिली थी। कमरा नंबर 105 वाराणसी में शूटिंग के ठीक पहले उनका शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था। लेकिन अब सवालिया निशान ये खड़े हो रहे हैं कि ये हत्या थी या फिर आत्महत्या, जिसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जांच और न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। अब इस पर सबकी नजर है, क्योंकि इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। परिजनों ने भी सवाल खड़े किए हैं और परिजन लगातार हत्या की साजिश और हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आकांक्षा दुबे की वकील की अगर हम बात करें, उन्होंने भी सीधे तौर पर इसे हत्या करार दिया है। फिलहाल आगे देखना होगा कि आखिर 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर क्या कुछ अपग्रेडेशन सामने आता है और इस जांच में आगे क्या कुछ पहलू समर सिंह का रहता है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आकांक्षा संगम नगरी प्रयागराज में दोबारा हुई बमबाजी की घटना से फिर से संगम नगरी प्रयागराज में हलचल का माहौल है। जिस तरीके से अभी उमेश पाल हत्याकांड को बीते हुए 1 महीने से कम का वक्त गुजरा है, उसके बाद प्रयागराज के झूसी इलाके में
देर शाम एक बीजेपी नेता हैं, नेत्री हैं, जो बीजेपी की जिला मंत्री हैं, विजय लक्ष्मी चंदेल, उनके बेटे पर जानलेवा बमों से हमला किया गया है। शाम के लगभग 7 से 8 बजे की ये घटना है, जब उनका बेटा अपने मार्केट में ही कुछ सामान लेकर आ रहा था अपनी सफारी गाड़ी से। उसी वक्त 2 बदमाश बाइक से आते हैं और लगातार ताबड़तोड़ उन पर बमों से हमला करते हैं। प्रयागराज के लोगों की माने तो उनका भी अब ये स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से ये बमबाजी और हत्याओं का सिलसिला प्रयागराज में शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाली बात है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड दिन दहाड़े हुआ था। उसके बाद इस तरीके की जानलेवा हमला करना निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान लग रहा है। फिलहाल महिला नेत्री ने प्रयागराज के झूसी इलाके में इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी अपराधी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और उनको जेल भेजा जाएगा। संगम कुख्यात आरोपी हरेंद्र राणा का नया ठिकाना आगरा जिला जेल की बैरक नंबर 9 को बनाया गया है। इससे पहले हरेंद्र राणा गाजियाबाद की जिला जेल में बंद था। इस पर कई जिलों से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आगरा से 3, मथुरा से 2, ग्वालियर से 2, तमाम जिलों से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। सन 2012 में सपा नेत्री समी कोहली के हत्यारोपी मोहित भारद्वाज का भी आरोपी बताया गया था हरेंद्र राणा। न्यायालय के प्रार्थना पत्र के आदेशानुसार गाजियाबाद से आगरा की जिला जेल में इसे रखा गया है। अब देखने वाली बात यह है उत्तर प्रदेश सरकार हरेंद्र राणा को आगरा के अलावा किन किन जिलों में शरण देगी। कुख्यात आरोपी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में IPL का दूसरा मैच खेला जाना है। हालांकि पहले मैच में जिस तरीके से कयास लगाए गए थे कि दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भरा नजर आएगा, लेकिन 30 से 40% सीटें खाली रह गई, जिसके बाद इकाना स्टेडियम में टिकटों के रेट को कम किया गया है। 30 से 40% जो टिकट थे उनका जो शुल्क है उसको कम किया गया, जिसके बाद आज उम्मीद जताई जा रही है कि इकाना स्टेडियम दर्शकों से एक बार फिर खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि टिकट का रेट कम करने के बाद क्या दर्शक उतनी संख्या में पहुंचते हैं जितनी स्टेडियम की क्षमता है, या फिर आज भी स्टेडियम खाली रह जाएगा। पंडित अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में आज IPL का दूसरा मैच खेला जाएगा। आपको बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज ये हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। शाम 7:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है उसने रूट डाइवर्जन के लिए अलग नियम बनाए हुए हैं। कमता से शहीद पर जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनको रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा जो पुलिस की ड्यूटी है उनको 3 कलर कोडिंग के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगाई गई है। जो रेड पास वाले होंगे उनको एकदम स्टेडियम के बाहर लगाया जाएगा, और इसके अलावा जो ब्लू कोडिंग वाले पुलिस होगी उसको स्टेडियम के जो बाहर पार्किंग लॉट होगा वहां पर उनकी शिफ्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा जो ग्रीन पास वाले होंगे, ग्रीन कलर वाले जो पुलिस होंगे उनको स्टेडियम के अंदर उनकी शिफ्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा जो पार्किंग सिर्फ उन्हीं वाहनों के अंदर एंट्री होगी जिनके पास में अलग से पार्किंग पास होगा। अमेठी में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। अमेठी प्रशासन ने की एक बड़ी कार्रवाई। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भाजपा नेता ओम प्रकाश ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री पुलिस लाइन के लिए प्रशासन को किया था, और वहीं कूट रचित तरीके से अपनी जमीन पर 78 लाख का लोन करवा लिया था। जब इस बात की जानकारी अमेठी प्रशासन को लगी तो अमेठी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, और वहीं अमेठी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता के ईंट भट्टे को तहस नहस कर दिया। हम आपको बता दें कि भाजपा नेता का ईंट भट्टा जायज थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में बना हुआ था, कि ग्राम सभा की जमीन में बना हुआ था। वो चारागाह की जमीन थी जिस पर भाजपा नेता ने अवैध रूप से कब्जा करके अपना ईंट भट्टा लगवाया था। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में एक बार फिर कोरोना हमलावर हो गया है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, लमसम 7 महीने के बाद एक बार फिर कोरोना से महिला की मौत हुई है। पिछले साल 9 सितंबर 2022 को आखिरी मौत कोरोना से हुई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा राहत की सांस ले रहा था, लेकिन एक बार फिर महिला की मौत होने से कहीं ना कहीं चिंता की लहर दिखाई दे रही। वहीं दूसरी ओर बात करें तो जिस महिला की मौत हुई है वो 2 अप्रैल को एक निजी अस्पताल में भर्ती की गई थी। उसके बाद वहां पर एक कोरोना रिपोर्ट होती है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है। उसके बाद केजीएम में जो कोविड सेंटर है वहां पर भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी कल मौत हो जाती है। इसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा चिंतित हो रहा है। अगर बात करें लखनऊ में तो पिछले 24 घंटे में 35 केस आए। वहीं इस समय वर्तमान समय में आज जो लखनऊ में 120 सक्रिय केस कोरोना के हैं। उत्तर प्रदेश नगर कोतवाली क्षेत्र के पांडे बाजार पुलिस चौकी के पास दबंगों ने महिला व उसके पति को जमकर पीटा।
पिटाई के बाद में दबंग मौके से तो फरार हो गए, लेकिन काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और चौकी का लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद में महिला ने जो है थाने में जब तहरीर दी तो तहरीर मिलने के बाद में जो पीड़ित उसका पति था उसको ही थाने में बिठालकर उसकी पिटाई करने का महिला ने आरोप लगाया है। और महिला का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है, क्योंकि महिला बाहर रो रही है और उसका कहना साफ तौर से ये है कि उसके पति के साथ हुई घटना में जिस तरीके से नगर कोतवाली की पुलिस ने जब उसने तहरीर दी तो पुलिस ने उसी को थाने में बिठालकर उसकी पिटाई की, लेकिन जिस तरीके से गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने में जाता है तो उल्टा उसी को बंद कर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पीड़ित है उसका कहना है कि उसके पति को अभी भी थाने में बंद कर रखा गया है। तो जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक। जनपद पीलीभीत के सदर तहसील के गांव जादवपुर में 48 एकड़ जमीन पर 22 किसान अपना जीवन यापन अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन वहीं एक कथित दबंग माफिया ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर खड़ी फसल 48 एकड़ में खड़ी फसल को कटवा लिया और जबरदस्ती बेच दिया। वहीं किसानों ने इस पे रोष जताया तो उनको धमकियां दी जाने लगी, मुकदमा लिखवाने से डराया जाने लगा, जिसको लेकर के किसान पीलीभीत तहसील परिसर में पहुंचे। जैसे ही इस मामले की जानकारी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार हुई तो तत्काल मौके पर पहुंचे और किसानों के द्वारा उनकी समस्या को सुना गया। तो वहीं किसानों ने कहा है कि मेरी जमीन का हक मुझे नहीं मिल रहा है, जमीन मेरी है, फसल मैंने उगाई और घर वहां पर जो माफिया है उसने उस जमीन की फसल को काट लिया। तो वहीं तत्काल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने संबंधित अधिकारियों को, अपर जिलाधिकारी को सूचित किया और उस माफिया के खिलाफ, उस दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की बात भी कही है। फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में लगातार एक फर्जी डॉक्टर काम कर रहा था, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की शिकायत पर आज उस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था। पता चला है कि उस फर्जी डॉक्टरों के द्वारा बाहर से आने वाले मरीजों को दवाई लिखी जाती थी और अपने पास से ही दवाई दी जाती थी। अब ऐसे में पुलिस ने शिकायत पर उस फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब वो डॉक्टर लोगों के लिए दवाई लिख रहा था, उसी समय उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो गई। हालांकि उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है, जहां पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर उनको दवाई लिख रहा था और अपने पास से ही मोटी रकम वसूल कर दवाई दे रहा था। बच्चा चोरी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक दिन की जन्मी बच्ची को महिला चोर चोरी कर ले गई। बच्चा चोरी की घटना से हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। स्टाफ के लोग व डॉक्टर मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ ही बच्चा चोरी की घटना से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है और संबंधित थाने में सूचना दी। बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्टाफ के लोगों से पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शायद सीसीटीवी फुटेज में महिला चोर कैद हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अस्पताल के अंदर महिला चोर कैसे दाखिल हुई और बच्ची को चोरी करके कैसे ले गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर के भी चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ हो, कुछ चेत नहीं रहा है। अननोन पर्सन हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं तो आखिर उन पर पूछताछ क्यों नहीं होती है। फिलहाल इस बच्ची चोरी की घटना ने कानपुर में तो हिला के रख दिया है। बच्चा हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। थाना चंदौसी इलाके के मोलागढ़ का ये मामला सनसनीखेज सामने आया है, जहां पर एक युवती की लाश मिली और जबकि दूसरा घायल युवक मिला। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की की शादी होने वाली थी। फिलहाल अगर पुलिस की जिस तरह से एसपी टेक्नीशियन ने बाइट दी है और उनके आधार पर अगर माना जाए तो बताया जा रहा है कि पहले युवक ने अपने युवती की गोली मारी, फिर अपने आप ली है। फिलहाल दोनों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में इनको भेजा गया था, जिस कारण से घायल की मौत के बाद परिजनों को राम बचा है। इधर परिजनों का कहना है कि लड़की के परिजन राजी नहीं थे और लड़के ने इससे पहले भी कई बार
जहर खाने की कोशिश की थी। फिलहाल ऑनर किलिंग का मामला आशंका जताई जा रही है। अब देख रही है कि पुलिस किस पहलू पर ये जांच बैठती है। फिलहाल देखने की बात है कि जिस तरह से लड़की की शव मिला था और वहां पर घायल अवस्था में उसकी गोली लगी थी, फिलहाल इसी तरह से युवक के भी पेट में चाकू के निशान थे और उसके हालत गंभीर थी, जिसको हायर सेंटर रेफर किया था, वहां पर उसकी मौत हो गई है। बहराइच में तेज रफ्तारी ने निगल ली 3 युवाओं की जिंदगी। बहराइच की कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुरवा के पास बहराइच सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार युवकों के बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम सेवक का बेटा अजय यादव अपने 2 साथियों के साथ बहराइच से अपने घर गोपचंदपुर जा रहा था। रास्ते में मानपुरवा के पास बहराइच सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाईवे पर दुर्घटना कोई नई बात नहीं है। आए दिन सड़क के हाईवे के किनारे रहने वाले गांव के लोग हादसों का शिकार होते हैं। वर्षों से उनकी ये मांग है कि हाईवे पर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक हाईवे पर स्पीड को नियंत्रित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। देहरादून के दूरस्थ त्यूनी इलाके में, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, यहाँ मकान में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में फायर ब्रिगेड की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ फायर विभाग का वाहन कम पानी लेकर पहुंचा था, जबकि रेस्क्यू और बचाव कार्य में भी खासा देरी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। देहरादून के दूरस्थ हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में बीती रात झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहां के लोगों ने भी कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। बहरहाल इस आग में एक महिला और एक भैंस झुलसी हैं। महिला को चिकित्सा के लिए CHC भेजा गया है और वहां के लोगों ने बताया है कि बीती रात आग लग गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल सका है। हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में बीती रात झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया और लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहां के लोगों ने भी कड़ी मशक्कत की और आग पर काबू पाया। बहरहाल इस आग में एक महिला और एक भैंस झुलसी हैं। महिला को चिकित्सा के लिए CHC भेजा गया है और वहां के लोगों ने बताया है कि बीती रात आग लग गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल सका है। हरदोई के कछौना